गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कमेंट करके बताएं भाई सभी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, देन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ भाई एक बार क्लास में। और एक बार कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। गुड इवनिंग परवीन, गुड इवनिंग रुचि, नेहा, वेरी गुड इवनिंग। आज इसमें लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा कि कितने लाइव हैं, पता नहीं कहाँ। ठीक है ना आवाज़, कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में। गुड इवनिंग। नो प्रॉब्लम, ओके, आई एम फाइन। अभी इतनी कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ओके सोनिया, सोनिया जेराल है ना शायद। अभी ठीक है भाई, पहले से तो काफ़ी ठीक है। हल्का बहुत तो चलता रहता है, पहले तो 2-3 दिन बीच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। अभी ठीक है। मैंने आज भी बोला था, आज भी बोला था मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपडेट हुए या नहीं। कहीं ऐसा ना हो वो किसी और बैच में शिफ्ट हो गए हों, कभी एचटेट वाले में ना डाल दिए हों। एक मिनट में अभी, एक सेकंड, आप लोगों ने याद दिलाया है। क्या किसी को भी नहीं मिले? मैंने चेक नहीं किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? स्टडी मटेरियल में आपको 3 फोल्डर मिलते हैं ना, 3 फोल्डर मिलते हैं आपको। स्टार्टिंग में आपका वीडियोस का रहता है, देन लाइव का आता है, और थर्ड कॉलम होता है आपका स्टडी मटेरियल का। वहाँ पे मिलेंगे, आप एक बार चेक करना। मुझे ऐसा लग रहा है शायद क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट किए हुए हैं। नहीं, ऐप पे नहीं मिलेंगे। हाँ, ऐप पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे नहीं होंगे, एप्लीकेशन पे होंगे। सारा कंटेंट जो पीडीएफ नोट्स जो होते हैं वो भी एप्लीकेशन पे मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो अपडेट हो रखे हैं, क्योंकि मैं आज भी बात हुई थी मेरी। नहीं, मैंने यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करा रखा। मेरी ऐप में तो नहीं हुए अपडेट, मैंने क्लास से पहले देखा था। ओके, मैं चेक करती हूँ, एक सेकंड, मैं अभी चेक करके बताती हूँ आप लोगों को। यहीं रुके रहो, मैं भी देखती हूँ, एक सेकंड। न्यू बैच, पीजीटी स्क्रीनिंग
स्टडी मटेरियल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स, DOC नहीं किए। 1 मिनट, वो शायद एस्टेट वाले में कर दिए उसने स्विच। दूसरे में दूसरे में हो गए हैं भाई वो, इसीलिए आप लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। HSSC का एस्टेट में काम आएगा। CS भी तब किया है, फॉर्म फिल किया है एस्टेट का। हाँ बिल्कुल काम आएगा, काम क्यों नहीं आएगा। 1 मिनट, मैं अभी बोलती हूँ क्वेश्चन के लिए, मैं बोल चुकी हूँ वैसे पहले, लेकिन वो एस्टेट वाले बैच में डाल रखे हैं। हेलो शुभम, डेटा स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन HSSC स्क्रीनिंग वाले बैच में डालने हैं। हाँ उनको डाल देना अभी, ठीक। हो गया अभी आप लोगों का काम, मैंने बोल दिया है। आपकी क्लास जब तक ख़त्म होएगी तब तक क्वेश्चन डल जाएंगे, ठीक है। वो ना एस्टेट वाले बैच में डल गए गलती से, आपके बैच में डालने थे, उनके में तो पहले से डले हुए थे। इट्स ओके रुचि जी। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मुझे ये भी नहीं पता चल रहा कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं, पता नहीं इसमें कहाँ गया वो ऑप्शन। अभी तक तो प्रीवियस क्लास में तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। सो आज हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी को स्टडी करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी होती क्या है, वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी होगी, फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, साथ में नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट, रिडंडेंसी क्या होती है, कब अक्कर होती है, ये सभी पॉइंट्स जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें, सपोज़ हमारे पास कोई एक डेटाबेस है, लाइक स्टूडेंट्स का डेटा है। अब अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं हमारे डेटाबेस में, उसमें उस डेटाबेस में सभी स्टूडेंट्स सेम ब्रांच के हैं, तो अगर हम ब्रांच का डेटा वहाँ पे सेम एज एक ही टेबल में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें हर एक स्टूडेंट की डिटेल के साथ पूरा ब्रांच का डाटा क्या करना पड़ेगा, बार बार अपडेट करना पड़ेगा। मीन्स वहाँ पे क्या होगा, रिडंडेंसी होगी। तो उस रिडंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, उस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वो रिडंडेंसी कैसे कैसे अक्कर होगी, उसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मे बी आपने इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में, तब आपकी रिडंडेंसी प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है। मे बी अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तब रिडंडेंसी अक्कर हो सकती है। मीन्स सपोज आपके पास एक डेटाबेस है स्टूडेंट्स का, जिसमें साथ में कुछ आपका उस पर्टिकुलर ब्रांच का डेटाबेस भी है, और आपके ब्रांच का जो HOD है वो उसने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, तो वो जो फ़ोन नंबर होगा वो आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। और मे बी अगर किसी जगह वो चेंज नहीं हो पाया तो वो कौन सी एनोमली होगी, मॉडिफिकेशन एनोमली, या फिर आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम। सेम एज अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी डेटा, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, स्टूडेंट की डेटाबेस से अगर किसी आप इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं,
तो आप चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी की पूरी आपके ब्रांच की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हुई जा रही है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम होगी? डिलीशन एनोमली या फिर डिलीशन प्रॉब्लम। तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? रिडंडेंसी को रिमूव करना है। रिडंडेंसी इंसर्शन करते वक्त हो सकती है, मॉडिफिकेशन करते वक्त हो सकती है, सेम एज डिलीशन करते वक्त हो सकती है। रिडंडेंसी को रिमूव कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन को स्टडी करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी वैलिड होगी, कौन सी इनवैलिड होगी। तो अभी हम वन बाय वन, एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। सो सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर फर्दर कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम दैट इज़ रोल नंबर। फर्स्ट कॉलम क्या है? रोल नंबर। Second one name, and then age, branch code, branch name, branch HOD, branch HOD फ़ोन नंबर। सपोज़ ये मेरी टेबल है और इस टेबल में ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं जिनका डेटा हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, रिडंडेंसी कैसे होगी, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर 1 का नाम है ए, एज है 19 ईयर, ब्रांच कोड है 102, ब्रांच का नेम है कंप्यूटर साइंस, ब्रांच के HOD का नेम है ABC और फ़ोन नंबर है 123। सेम एज रोल नंबर 2 आया, नाम B है, एज 20 है, ब्रांच कोड 102 है। अब अगर सेम ब्रांच कोड है तो पूरा का पूरा डेटा आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। पूरे के पूरे डेटा को क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। सेम एज नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आता है उसका भी सेम ब्रांच कोड है तो सेम ब्रांच की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको रिपीट करनी पड़ेगी। यानी कि ये जो डेटा था, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये क्या हो रही है यहाँ पे? रिडंडेंसी क्रिएट करी। ये जो डेटा था हमारे पास, ये जो इन्फॉर्मेशन है इस टेबल में, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, ब्रांच HOD, ब्रांच HOD फ़ोन नंबर, इसकी वजह से हमारे पास रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अक्कर हो रही है। तो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कब अक्कर हुई? अगर आप किसी टेबल में इंसर्शन कर रहे हैं तो रिडंडेंसी की प्रॉब्लम अक्कर हो गई। सपोज़ आपके HOD ने जो है फ़ोन नंबर चेंज कर दिया और सपोज रोल नंबर 1 की लिस्ट में फ़ोन नंबर चेंज हो गया 546। 2 रोल नंबर के आगे भी फ़ोन नंबर चेंज हो गया, लेकिन जो रोल नंबर 3 था ना, उसकी इंफॉर्मेशन में रोल नंबर चेंज नहीं हो पाया। तो ये कौन सी रिडंडेंसी प्रॉब्लम होगी? दैट इज़ मॉडिफिकेशन एनोमली या फिर मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, और थर्ड प्रॉब्लम क्या आएगी? सपोज जो रोल नंबर 2 है वो क्लास को छोड़ के जा रहा है। वो क्या कर रहा है? क्लास को छोड़ के जा रहा है। तो अब अगर वो क्लास को छोड़ के जा रहा है तो उसका नाम कट करना पड़ेगा लिस्ट से। तो जब हम उसका नाम कट करेंगे ना लिस्ट से, तो उसकी वजह से जो ब्रांच का डेटा है वो अनइंटेंशनली डिलीट हो रहा है। क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है? उस स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है, लेकिन उस स्टूडेंट के डेटा की वजह से उस ब्रांच का डेटा भी डिलीट हो रहा है। दैट मीन्स साथ में डिलीशन प्रॉब्लम भी अक्कर होती है इन केस ऑफ रिडंडेंसी। तो ये 3 प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं रिडंडेंसी की वजह से। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख लीजिए। सो here we can see that if different students
are of same branch, are of same branch, then entire branch information is repeated. This is called redundancy. This is called redundancy. मीन्स सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल टाइम्स स्टोर किया गया है. दैट इज स्टोरिंग सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स. अब उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या क्या अक्कर हुई. प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ रिडंडेंसी, सो फर्स्ट प्रॉब्लम है इंसर्शन एनोमली या फिर आप कह सकते हैं इंसर्शन प्रॉब्लम. सो इंसर्शन प्रॉब्लम क्या कहती है. whenever we insert information about a student, then entire branch information is repeated. तो ये कौन सी प्रॉब्लम हुई. इंसर्शन एनोमली. और ब्रांच से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो जब तक स्टोर नहीं होगी तब तक अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो, क्योंकि हमने सारा डेटा एक ही टेबल में लिया है, इसीलिए हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ताकि हम अलग अलग टेबल्स बना देते हैं. देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दैट इज मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम. सो मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम क्या कहती है. if we want to change some information, if we want to change some information like HOD फ़ोन नंबर, ये इंफॉर्मेशन हम क्या करना चाहते हैं, इसमें चेंज करना चाहते हैं. then we have to do it multiple times. तो हमें बार बार रिपीटेशन में मल्टीपल टाइम्स उसको चेंज करना पड़ेगा. then we have to do it multiple times, and if at some place phone number is updated and at some place is not. अगर कुछ ऐसा हुआ कि जब हम मल्टीपल टाइम्स डेटा को अपडेट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ डेटा आपका अपडेट हो जाता है और कुछ डेटा आपका अपडेट नहीं हो पाता. तो ये जो प्रॉब्लम होगी देन इट इज़ कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी. मीन्स वहाँ पे क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम हुई है. देन इट इज़ कॉल्ड inconsistency, that is different value of same data at different place. अलग अलग प्लेस पे
एक डेटा की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी क्या कहती है, सभी जगह सेम होना चाहिए। और अगर इनकंसिस्टेंसी है मीन्स कहीं पे कुछ वैल्यू है, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक ही, जब हमारे पास डेटा एक है तो हर प्लेस पे सेम ही वैल्यू होनी चाहिए। और अगर कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से कहीं पे डेटा अपडेट हुआ, कहीं पे अपडेट नहीं हो पाया, तो फिर वो प्रॉब्लम हमारी क्या बन जाती है, मॉडिफिकेशन प्रॉब्लम, या और यू कैन से दैट मॉडिफिकेशन एनोमली। देन थर्ड आती है हमारे पास, दैट इज डिलीशन प्रॉब्लम। थर्ड वन इज डिलीशन प्रॉब्लम। सो डिलीशन प्रॉब्लम क्या कहती है, हेयर इफ वी वांट टू डिलीट, if we want to delete all information about student, then it will unintentionally delete all information about branch that is called deletion anomaly। तो आप चाहते थे स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना, लेकिन अनइंटेंशनली आपका जो है ब्रांच का डेटा भी डिलीट हो रहा है, तो वो कैसी प्रॉब्लम है, डिलीशन प्रॉब्लम, दैट इज डिलीशन प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने क्या किया, उस एक टेबल के दो टेबल बना दिया, उस एक टेबल को दो टेबल में डिवाइड कर दिया। क्या क्या टेबल बनाई, एक स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर डेटा क्या होगा आपका, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, एज, और यहाँ पे आप ब्रांच कोड लिख देंगे। अगर कोई स्टूडेंट अनदर ब्रांच से है देन आपको पता चल जाएगा, और सभी ब्रांचेस का डेटा जो है वो आप अलग कॉलम, अलग टेबल में लिखेंगे। यानी कि जो ब्रांच का पूरा होल डेटा था उसको आप अलग से टेबल में स्टोर करके रखेंगे, और जो ब्रांच कोड है, यहाँ पे प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है, क्योंकि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिक एट्रीब्यूट है, जिसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा वैल्यू की सभी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। देन ब्रांच नेम होगा, ब्रांच एचओडी, और ब्रांच एचओडी फ़ोन नंबर। ठीक है, अब आपको बार बार ना तो रिपीटेशन करना पड़ेगा अगर कोई न्यू स्टूडेंट आएगा तो, और इंसर्शन जब करेंगे तो बार बार इंसर्शन एनोमली प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी यहाँ पे। और सपोज़ आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपने अगर ब्रांच टेबल में कर दिया है तो आपको दोबारा से स्टूडेंट टेबल में अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी स्टूडेंट का डेटा डिलीट करेंगे तो ब्रांच का डेटा आपका इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो अपने आप से डिलीट नहीं होगा। तो 1 2 3 ABC 19 20 21 ब्रांच कोड था 102 102 102। देखो रिडंडेंसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से रिडंडेंसी कुछ हद तक रिमूव हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा का पूरा ही रिमूव कर दें। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं जो ब्रांच कोड हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे क्या है, एज ए प्राइमरी की, लेकिन हमने ब्रांच कोड को यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ किया है, क्योंकि ब्रांच कोड की हेल्प से ही आप दोनों टेबल्स में रिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 102 ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है ABC, एचओडी का नेम क्या था, सॉरी ब्रांच नेम था CS, ब्रांच नेम क्या था CS। अब आपको ब्रांच का जो डिटेल थी वो आपको बार बार रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई सपोज़ फ़ोन नंबर चेंज किया तो आपको सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरी स्टूडेंट टेबल में आपको बार बार रिपीटिशन नंबर ऑफ टाइम्स अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
अब हर एक टेबल में एक सिंगल आइडिया है। पहले जो टेबल थी वो कॉम्बिनेशन थी अलग अलग डेटा का, अलग अलग आइडियाज़ का, लाइक स्टूडेंट्स का डेटा भी था, ब्रांच का भी था। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड कर दिया। और इसी डिवीज़न को जब हम एक टेबल को अलग अलग टेबल्स में डिवाइड करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज नॉर्मलाइजेशन। दैट इज़ नोन एज नॉर्मलाइजेशन। Normalization is a process of dividing or splitting tables so that every table contains a single idea. So that every table contains a single idea. अब अगर हम बात करें फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो एक टूल होता है जिसको हम नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टूल है, इज़ अ टूल, और यू कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन which is used for normalization, हाँ जी, बाकी सभी की क्लास चली हुई है ना? सभी क्लास में प्रेजेंट होना, क्योंकि आज मुझे शो नहीं हो रहा कि लाइव स्टूडेंट्स कितने हैं। एक बार कमेंट करो। सभी स्टूडेंट्स हो ना क्लास में? या कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ऐसे ही बोलते जा रही हूँ। अवेलेबल हो? ओके। ओके ओके ओके, आप सभी प्रेजेंट हो। कभी ऐसा ना हो मैं पूरी क्लास करा के ख़त्म और जाते रहूँ और लास्ट में मुझे पता चले कि क्लास तो चल ही नहीं रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आज इसमें पता नहीं कुछ एरर आया हुआ है शायद, पहले वाली क्लास ठीक थी। चलो, फंक्शनल डिपेंडेंसी पे थे हम। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कुछ इस तरीके से। सपोज ए गोज़ टू बी, जैसा आपने वो पढ़ा होगा ना, प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था, ए गोज़ टू बी, पी गोज़ टू क्यू। मीन्स ए क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट, और बी क्या है, डिपेंडेंट। ए क्या है, डिटर्मिनेंट, एंड बी क्या है, डिपेंडेंट। बी क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है। अब बात आती है कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड होगी या नहीं, या किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं। So there is a functional dependency from alpha to beta, or you can say that A to B, alpha to beta or A to B, if and only if and only if, एक second, T1 of alpha equal to T2 of alpha, then T2 of beta equal to T2 of beta। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना।
कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फ़ा टू बीटा लाई करेगी, अगर आपके पास सपोज कोई टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी जनरेट करना चाहते हैं कि ए गोज़ टू बी या अल्फ़ा गोज़ टू बीटा, तो वो कब लाई करेगा? अगर T1 ऑफ अल्फ़ा यानी कि टपल 1 ऑफ अल्फ़ा अगर सेम है टपल 2 ऑफ अल्फ़ा के, तो उस केस में आपकी बीटा की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। उस केस में आपकी बीटा की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिलेशन, एक टेबल दी गई है जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा दो वैल्यूज़ हैं। सपोज़ अल्फ़ा 1 2 1 ए बी ए, सपोज़ ये वैल्यूज़ हैं। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फ़ा टू बीटा एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है? जी हाँ, क्योंकि ये क्या है, T1 ऑफ अल्फ़ा, T2 ऑफ अल्फ़ा एंड T3 ऑफ अल्फ़ा। अगर कोई अल्फ़ा सेम है, अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ा सेम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बीटा की वैल्यू है ना, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बीटा की वैल्यू होगी वो भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और सपोज अगर अल्फ़ा की वैल्यू सभी डिफरेंट हैं, लाइक 1 2 3, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो। अगर सभी की सभी अल्फ़ा की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो ठीक है, या फिर अगर कुछ ऐसा केस हो कि ये डिफरेंट हो या ना हो या फिर सेम हो, बीटा की सभी वैल्यूज सेम हो, तो भी आपकी डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। अगर आपको 3 स्टेप चेक करने हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है, कैसे पता चलेगा कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या नहीं? सबसे पहला तो आपको चेक करना है कि जो बीटा है ना, वो क्या हर जगह सेम है। अगर ऐसा है देन डिपेंडेंसी ऑल्सो होल्ड्स गुड। अगर बीटा हर जगह सेम नहीं है, देन सेकंड केस में आपको चेक करना है कि क्या आपका अल्फ़ा हर जगह डिफरेंट है या नहीं। और अगर आपका अल्फ़ा हर जगह डिफरेंट है देन ओके, देन डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। और अगर ऐसा भी नहीं हो पाता, ना तो बीटा हर जगह सेम है ना ही अल्फ़ा हर जगह डिफरेंट है, फिर आपको थर्ड कंडीशन चेक करनी है कि आपको कोई भी दो ऐसी वैल्यू देखनी है अल्फ़ा की जिन पे सेम वैल्यू है। कोई भी दो अल्फ़ा की ऐसी वैल्यू चेक करनी है जो कि सेम डेटा वैल्यू है। फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको बीटा की सेम वैल्यू मिलती है देन डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड, अदरवाइज डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड। अदरवाइज डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड। आई होप ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को समझ आए होंगे। इनको मैं लिखवा देती हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। How to find whether a dependency from alpha to beta is valid or not? Alpha to beta dependency is valid or not? तो कैसे पता चलेगा? स्टेप नंबर 1, if all the values of alpha are different, अगर अल्फ़ा की सभी वैल्यू क्या है? डिफरेंट हैं, देन डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। देन डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। सेकेंड स्टेप क्या कहता है? अगर ऐसा नहीं है देन आपको बीटा की सभी वैल्यू चेक करनी है। इफ़ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ बीटा आर सेम then also dependency holds good, then also dependency holds good. And third one is search at least two values of alpha, search at least two same values of alpha where we get different values of beta, and if yes, अगर आपको अल्फ़ा की कोई भी दो वैल्यू सेम मिल गई और उन दो वैल्यूज़ पे बीटा की वैल्यू डिफरेंट है, अगर ऐसा है देन डिपेंडेंसी इज़ इनवैलिड। इफ़ yes, then
डिपेंडेंसी इज इनवैलिड। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपको हमेशा चेक करने हैं अगर आपको देखना है कि क्या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है या नहीं, वैलिड होगी या नहीं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, एक टेबल दी है ए बी सी 1 1 2 2 1 1 3 3 1 0 2 2। क्या ए टू बी डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, येस और नो? एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं, क्या डिपेंडेंसी ए टू बी होल्ड करेगी? नहीं करेगी, यस करेगी। और बाकी पे बताओ क्या करेगी या नहीं करेगी। ए टू बी करेगी बट बी टू सी नहीं करेगी। मैंने बी टू सी तो पूछा ही नहीं है, आप ए टू बी बताओ, क्या पता बी टू सी भी करती हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं ए टू बी करेगी, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं ए टू बी नहीं करेगी। चलिए, सबसे पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है कि क्या अल्फ़ा हर जगह डिफरेंट है, तो ऐसा तो नहीं है, यानी कि गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, अब ए टू बी है यानी कि अल्फ़ा टू बीटा क्या है, ए टू बी। क्या बीटा हर जगह सेम है, ऐसा भी नहीं है। देन गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, आपको अल्फ़ा की कोई भी 2 सेम वैल्यू चेक करनी है और उन पे आपको बीटा की वैल्यू चेक करनी है। अगर उन पे बीटा की वैल्यू आपको सेम मिले, दैट मीन्स यू कैन से दैट डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। तो ऐसा तो है, डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। तो यानी कि अल्फ़ा की 2 वैल्यू सेम 1 1 था, बीटा पे भी क्या है 1 1 है। अल्फ़ा पे 2 2 था, बीटा पे भी क्या है 3 3 है, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। सेम एज अगर हम डिपेंडेंसी लिखें बी टू सी, अगर हम बात करें बी टू सी की, तो क्या अल्फ़ा की हर जगह वैल्यू डिफरेंट है, नहीं है।
क्या बीटा हर जगह सेम है? नहीं है। क्या अल्फा की किन्हीं भी दो वैल्यूज पे बीटा सेम है? अब यहाँ पे बीटा अल्फा जो है, अब डिपेंडेंसी इस तरीके से है तो अल्फा क्या होगा बी, बीटा क्या होगा सी। अल्फा की दो वैल्यू 1 1 जिन पे बीटा सेम नहीं है, अगर ऐसा नहीं है देन डिपेंडेंसी हो डज नॉट होल्ड्स गुड, डज नॉट होल्ड्स गुड, होल्ड नहीं करेगी। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें ए टू सी की, ए टू सी, क्या अल्फा हर जगह डिफरेंट है? नहीं है। क्या बीटा हर जगह सेम है? नहीं है। क्या अल्फा की किन्हीं भी दो वैल्यूज पे बीटा सेम है? नहीं है। 2 पे तो सेम है लेकिन 1 पे सेम नहीं है। अगर एक भी कंडीशन वायलेट करी तो डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड, डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड। तो सिर्फ एक ही केस आपका ऐसा हुआ जिसमें आपकी डिपेंडेंसी होल्ड करती थी, अदरवाइज बाकी केसेस में डिपेंडेंसी ने होल्ड नहीं किया। नहीं, 3322 को भी चेक करना है, करना क्यों नहीं है, 3322 सेम है। अगर पहले ही कंडीशन वायलेट होगी तो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पे भी फॉल्स हुआ, सपोज आपकी टेबल में 3 वैल्यू हैं और उन 3 वैल्यू में से अगर एक जगह भी वायलेट हुई कंडीशन तो वहीं पे आपको स्टॉप करना है और आपकी वो जो कंडीशन है वो वायलेट हो गई है, फिर आपको किसी अनदर के लिए तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या समझ आया? क्या पता चला कि कौन सी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी होल्ड करेगी या नहीं? क्लियर हुआ सभी को? एक और डिपेंडेंसी देती हूँ, ठीक है, एक्स वाई जेड, वन 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 थ्री, फोर फाइव सिक्स टू टू थ्री थ्री टू। डिपेंडेंसी चेक करनी है, एक्स वाई टू जेड, डिपेंडेंसी है वाई जेड टू एक्स, थर्ड वन एक्स जेड टू वाई, एंड फोर्थ वन जेड टू वाई। और अगर दो एक साथ हैं, ध्यान से सुनना फिर सॉल्व करना शुरू करना, अगर दो वेरिएबल एक साथ लिए गए हैं लाइक एक्स वाई, तो एक्स वाई को आपको एक वैल्यू यानी कि 14 15 16 इन दोनों को मिला के आपको चेक करना है कि क्या कोई दो वैल्यू सेम है, 14 15 16 3 2। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो बताओ इनमें से कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है और कौन सी नहीं है। 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बताना है इनमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड नहीं है। डी इनवैलिड है, सी वैलिड है। चलिए देखते हैं।
ए बी वैलिड, सी इनवैलिड, सी वैलिड। चलो चेक करना शुरू करते हैं। आप लोग देखना मेरे साथ साथ, जहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है या ठीक है तो वेरी गुड, अगर कहीं ठीक नहीं हुआ तो ध्यान से सुनना। अब फर्स्ट क्या कहता है, एक्स टू वाई, एक्स टू वाई टू जेड, यानी कि एक्स वाई आपका क्या है, अल्फा है, जेड क्या है, बीटा है, यानी कि 1 4 1 5 1 6 3 2। अगर आपका अल्फा हर जगह डिफरेंट है, अगर अल्फा हर जगह डिफरेंट है तो डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, तो फिर तो आपको बीटा की तरफ देखना ही नहीं है अगर अल्फा हर जगह डिफरेंट है तो। देन वाई जेड टू एक्स, वाई जेड को देख लो 4 2 5 3 6 3 2 2। अगर अल्फा हर जगह डिफरेंट है दैट मीन्स डिपेंडेंसी होल्ड्स गुड। जेड को देख लो, जेड टू वाई, जेड 2 3 3 3 2। अल्फा हर जगह सेम नहीं है, अल्फा टू बीटा, जेड टू वाई, अल्फा हर जगह सेम नहीं है, सॉरी अल्फा हर जगह डिफरेंट नहीं है। क्या बीटा हर जगह सेम है, नहीं है। लेकिन अब आपको चेक करना है क्या कोई दो ऐसी वैल्यू हैं जो कि अल्फा पे सेम वैल्यूज़ पे आपको बीटा डिफरेंट मिल रहा हो। तो दो फर्स्ट रो और लास्ट रो पे आपकी जेड की वैल्यू सेम है, जबकि वहीं पे बीटा की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। और अगर एक भी कंडीशन वॉयलेट हुई देन डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड, तो डिपेंडेंसी डी भी होल्ड नहीं करेगी। देन एक्स जेड टू वाई, अब आते हैं एक्स जेड टू वाई। तो एक्स जेड टू वाई पे क्या है, 1 2 1 3 1 3 3 2। अब अल्फा के लिए अगर आपको कोई भी दो वैल्यू सेम मिली तो उन्हीं दो सेम वैल्यू पे आपको चेक करना है कि क्या आपका बीटा सेम है। तो 1 3 1 3 पे एक पे आपका बीटा 5 है, एक पे आपका बीटा 6 है, यानी कि डिफरेंट बीटा मिला। देन अगेन डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड्स गुड। अब बताओ किस किस स्टूडेंट का सेम आंसर आया था। ए बी जो है होल्ड करेंगी, ए बी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी, सी डी फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड। जल्दी बताओ, क्या सभी स्टूडेंट्स का यही आंसर आया था या किसी का आंसर गलत है? वेरी गुड वंदना। बाकी सभी उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लोजर निकालना। ये जो एट्रीब्यूट्स हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में दिए गए हैं, ओके वेरी गुड रुचि, इन सभी एट्रीब्यूट्स का अगर हम क्लोजर निकालना चाहें तो क्लोजर को हम बाद में करेंगे, पहले एक बार इन्फेरेंस रूल पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। तो इन्फेरेंस रूल्स करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जिनका सेम था उनके लिए तालियां, और जिनको का गलत हुआ वो आगे से ध्यान से करना। सो इन्फेरेंस रूल्स करेंगे फॉर फाइंडिंग क्लोजर सेट ऑफ एट्रीब्यूट, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, क्लोजर सेट निकालना है। क्लोजर सेट कैसे निकालते हैं, क्लोजर सेट कैसे निकालेंगे? क्लोजर सेट हम किसे कहेंगे, जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करती है उस पर्टिकुलर स्कीमा में, उसके लिए हम क्लोजर सेट निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का या सम ऑफ एट्रीब्यूट का। तो उन क्लोजर सेट को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन्फेरेंस रूल की। और अगर क्लोजर सेट ना भी निकालें तो भी डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोजर सेट इन्फेरेंस रूल से, कि कौन सा इन्फेरेंस, या तो आपको एक तरफ रूल्स लिखे होंगे, एक तरफ उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, या तो आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको सिर्फ एक रूल देके कि ऑगमेंटेशन रूल किस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल 6 इन्फेरेंस रूल्स हैं। फर्स्ट वन इज इन्फेरेंस रूल 1, इन्फेरेंस रूल 1 दैट इज रिफ्लेक्सिव रूल।
रिफ्लेक्सिव रूल। सो रिफ्लेक्सिविटी रूल क्या कहता है, इफ बीटा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा, अगर हमारा बीटा क्या है, सबसेट है अल्फा का, अगर बीटा सबसेट है अल्फा का, देन अल्फा टू बीटा, देन अल्फा टू बीटा, यानी कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स के दो सेट हैं अल्फा और बीटा, उनमें से बीटा जो है वो सबसेट है अल्फा का। सबसेट क्या होता है ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथ्स में। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देख ले। तो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव रूल, तो आपका अल्फा टू बीटा होल्ड करेगा। देन नेक्स्ट रूल कहता है इन्फेरेंस रूल 2, दैट इज ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल, सो ऑगमेंटेशन रूल क्या कहता है, इफ अल्फा टू बीटा, अगर अल्फा टू बीटा आपकी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन अगर आप अल्फा गामा टू बीटा गामा भी करेंगे तो वो भी होल्ड करेगी। अगर अल्फा टू बीटा कोई डिपेंडेंसी है और आपने कोई एक अनदर एट्रीब्यूट दोनों तरफ ऐड ऑन किया है तो भी वो डिपेंडेंसी आपकी होल्ड करेगी। सपोज ए टू बी है, तो अगर आपने ए सी टू बी सी किया तो होल्ड करेगा, ठीक है। देन थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड इज ट्रांजिटिव रूल, इन्फेरेंस रूल 3, दैट इज ट्रांजिटिव रूल या फिर ट्रांजिटिविटी रूल। ट्रांजिटिविटी रूल तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। क्या कहता है, अल्फा टू बीटा अगर है और बीटा टू गामा अगर होल्ड करता है, देन अल्फा टू गामा भी होल्ड करेगा, अल्फा टू गामा भी होल्ड करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रीवियस 3 इन्फेरेंस रूल हैं। देन फोर्थ आता है इन्फेरेंस रूल 4, दैट इज यूनियन रूल। फोर्थ वन इज यूनियन रूल। यूनियन रूल क्या कहता है, अगर अल्फा टू बीटा है, अल्फा टू गामा है, तो आप उसको अल्फा टू बीटा गामा भी लिख सकते हैं। अगर अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, अल्फा टू गामा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो आप उसको अल्फा टू बीटा गामा भी लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ इन्फेरेंस रूल क्या कहता है, IR5 डीकम्पोजिशन रूल। डीकम्पोजिशन रूल ये आपका यूनियन रूल का रिवर्स हो जाएगा। अगर आपके पास अल्फा टू बीटा गामा दिया है तो आप उसको अल्फा टू बीटा और अल्फा टू गामा भी स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट और लास्ट वन इज दैट इज इन्फेरेंस रूल 6, शूडो ट्रांजिटिव रूल। शूडो ट्रांजिटिव रूल, तो शूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है, इफ अल्फा टू बीटा, अगर अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी है एंड अल्फा बीटा टू डेल्टा, अल्फा बीटा सॉरी गामा बीटा टू डेल्टा, अल्फा टू बीटा और ये जो बीटा है ये बीटा और इधर क्या है साथ में गामा, गामा बीटा टू डेल्टा, देन अल्फा गामा, बीटा तो कॉमन हो गया, बीटा आपका कॉमन हो गया, देन अल्फा गामा टू डेल्टा also holds good, alpha gamma to delta also holds good। नहीं याद जरूर कर लीजिए सोनिया जी, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रूल क्या कहता है। आपको डिकम्पोजिशन रूल के सामने ना कुछ इस तरीके से लिखा होगा, अल्फा टू बीटा गामा, इफ अल्फा टू बीटा गामा देन अल्फा टू बीटा कॉमा अल्फा टू गामा, कुछ इस तरीके से। तो फिर आपको बताना होगा ये डीकम्पोजिशन रूल है, शूडो ट्रांजिटिव रूल है, यूनियन रूल है, ट्रांजिटिव है, ऑगमेंटेशन है, कौन सा रूल है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा रूल की क्या प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और जो स्टूडेंट नेट एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेट का एग्ज़ाम कौन कौन दे रहा है आप में से? वंदना, ओके वेरी गुड। कैसी तैयारी है भाई आपकी?
एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए सभी ने? एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, आ चुके हैं। सिक्स वाला रिपीट कर दूँ? सिक्स वाला क्या कहता है? सिक्स वाला क्या कहता है? अगर अल्फा टू बीटा, सॉरी एक मिनट, अगर अल्फा टू बीटा फंक्शनल डिपेंडेंसी है और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है गामा बीटा टू डेल्टा, यानी कि ये जो बीटा था ना, बीटा तरफ वो आपका कॉमन है यहाँ पे, तो इन दोनों को सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है? वैसे तो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है? अल्फा टू बीटा और बीटा टू गामा देन अल्फा टू गामा, ये होल्ड करेगा। लेकिन सूडो ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है? अल्फा टू बीटा, गामा बीटा टू डेल्टा, देन अल्फा गामा टू डेल्टा। अल्फा गामा टू डेल्टा, ये जो कॉमन है आपका बी, इसको आपको रिप्रेजेंट नहीं करना, बाकी जो लेफ्ट साइड के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आएंगे और राइट साइड में जो डेल्टा एट्रीब्यूट है वो भी आएगा। ठीक है, क्या ये इन्फेरेंस रूल, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, इनके अंदर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, किस तरीके से हम बताएंगे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है या इनवैलिड है, क्या ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं? तो एक बार जल्दी से कमेंट करें। और हो सकता है 2-3 दिन मैं आप लोगों को किसी एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा सकूं, 2-3 दिन की बात है, कुछ अर्जेंट वर्क है, देन बाकी के दिनों में क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कोशिश करूंगी कि क्लास ले पाऊँ, सिर्फ 2-3 दिन के बात है। थैंक यू रुचि। ओके, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट रहे देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप क्लास को बाद में एक्सेस करते हैं देन आप अपनी क्वेरी को टेलीग्राम पे ड्रॉप कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट का भाई अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो बाकी स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, वो आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, उनके अभी रिकॉर्डेड सेशन है नहीं, जिसका रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है वही दे पाऊँगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दे सकती हूँ और MS ऑफिस का। चलो देखते हैं वो तो, बाकी आप लोग अपनी तरफ से प्रिपरेशन करते रहें और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सभी सब्जेक्ट्स को कवर अप करने की। डेटा स्ट्रक्चर में अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लोजर सेट निकालना सीखेंगे, देन कीज़ निकालना सीखेंगे, और फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नॉर्मल फॉर्म का, देन ट्रांजेक्शन का, शेड्यूलिंग का, सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल, एंड देन SQL कमांड्स। आ गए क्वेश्चन DS के? हाँ मैंने बोल दिया था, उसने गलती से स्क्रीनिंग एस्टेट वाले पेज में डाल दिए थे। ठीक है, ओके, सो सभी स्टूडेंट्स को अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।